everyone, I am Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 21st February 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. But before we move to today's article, let us see what is today's date celebrated as. आज का जो दिन है, it is celebrated as the International Mother Language Day. International Mother Language Day. Now, why are we commemorating this date? Because हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे languages हैं. इंडिया की बात करें, we live in such a diverse country. बहुत सारे languages यहाँ पे हैं and इसको अवेयरनेस लेके आने के लिए ताकि कोई भी लैंग्वेज एक्सटिंक्ट ना हो, वैनिश ना हो, राइट? इसीलिए ये यूनिटी फॉस्टर करने के लिए, डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए वी सेलिब्रेट दिस डे एज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे. So this day is very specifically important for this year because यहाँ पे 25th इसका एनिवर्सरी मनाया जाता है, यानी कि ये पहले बार 2000 में कमेमोरेट किया था. इसके बाद अभी जो देखते हैं 25 years इसके पूरे हुए हैं. That is why it's a specifically important day. Now just as an exercise because we are talking about mother language day, तो एक एक्टिविटी करते हैं. यहाँ पे आपको आपका मदर लैंग्वेज कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे, because we know that we live in such a diverse. मैं मेरा भी मदर लैंग्वेज बताऊंगी. My mother language is Konkani. Okay, so you also will put your mother language in the comment section. Let me see from where all the diverse languages we get from. Now when you talk about languages, हम देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम देखते हैं we have something called as the 8th schedule. तो 8th schedule जो है हमारे संविधान में कुछ लैंग्वेजेस को यहाँ पे मेंशन करता है. कितने लैंग्वेजेस को मेंशन करता है? एट प्रेजेंट वी हैव 22 लैंग्वेजेस दैट आर मेंशन्ड. पहले इसमें सिर्फ 14 लैंग्वेज हुआ करते थे, अभी 22 है. सो दीज लैंग्वेजेस आर द रीजनल लैंग्वेजेस, द माइनॉरिटी लैंग्वेजेस दैट आर स्पोकन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. तो इसीलिए ये स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया गया है इन द 8th शेड्यूल. कितने लैंग्वेजेस हैं? 22. ओरिजिनली देयर वर 14 एंड इन द by constitutional amendments many languages have been added. तो ये पूरा था इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. तो ओके, बिफोर गोइंग टू द आर्टिकल एज वेल वी हैव द कमेंट सेक्शन डिस्कशन. तो जो भी आप कमेंट्स करते हो वी आर डिस्कसिंग ऑल ऑफ दैट बिकॉज आई आस्क्ड यू क्वेश्चंस इन द प्रीवियस वीडियो. तो पिछले वीडियो में मैंने आपको पूछा था विद रिगार्ड टू मिजोरम कौन से कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, एंड वी स्पेसिफिकली डिस्कस दिस बिकॉज वी सॉ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश हैड देयर स्टेटहुड डे, यानी फॉर्मेशन या फाउंडेशन डे हुआ करता था कल के दिन, राइट? 21st February. So that is why we discussed about अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश का हमने देखा था चाइना, भूटान एंड म्यांमार के बॉर्डर्स वो लगते हैं. व्हाट अबाउट मिजोरम? मिजोरम दो कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है जो है म्यांमार एंड बांग्लादेश. सो वेरी गुड आंसर बाय मेघना एज वेल एज गार्गी इवन टुडे. प्लीज गाइज डोंट फॉरगेट टू आंसर, यूज द कमेंट सेक्शन. ऐसे ही आंसर करते रहो. दिस विल ओनली बेनिफिट यू, नॉट मी, राइट? तो यहाँ पे आपके ही बेनिफिट के लिए बता रही हूँ मैं. एज मच एज पॉसिबल यूज दिस प्लेटफॉर्म टू गिव इन योर आंसर्स. यू विल ऑल्सो रिमेंबर then the answer when you type in. ठीक है? So it's going to be a very good exercise if you really diligently follow it. दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था विद रिगार्ड टू चीफ मिनिस्टर. ओके, यहाँ पे गार्गी ने बताया भी है कि स्टेट्स के साथ कौन सा उसका बॉर्डर शेयर करता है. मिजोरम की बात करें, आसाम, त्रिपुरा एंड मणिपुर. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो डिस्कस द फर्स्ट सीएम ऑफ इंडिया हु इज अ विमेन, राइट? वुमेन सीएम ऑफ इंडिया कौन थी? सुचेता कृपलानी. एंड ये कौन से स्टेट से बिलोंग, मतलब कौन से स्टेट की सीएम बनी थी पहली बार? इट वाज द स्टेट ऑफ यूपी इन 1960s. हम बात करते हैं द फर्स्ट सीएम वुमेन ऑफ इंडिया वाज सुचेता कृपलानी, हु वाज अ फ्रीडम फाइटर एज वेल. Now why did we discuss this? Because Delhi gets its woman chief minister. कौन है ये दिल्ली चीफ वुमेन चीफ मिनिस्टर जो रिसेंटली ने अपना ओथ लिया था, जिनका नाम है रेखा गुप्ता. शालीमार बाग के कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये आई है रेखा गुप्ता, एंड वी सी दैट शी इज द 4th सच वुमेन सीएम ऑफ दिल्ली.
पहला woman CM of Delhi was Sushma Swaraj, and yes, that is also mentioned again by Gargi. Okay, so again interesting facts जो आज हमने देखे थे कल के वीडियो से. Now let's proceed to the first article of the day. तो पहला आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द सुप्रीम कोर्ट स्टेज लोकपाल्स ऑर्डर ऑन पावर ओवर जजेस. नाउ लेट्स सी, कॉम्प्लेक्स लग रहा है ये आर्टिकल, बट है नहीं, बहुत ही इजी आर्टिकल है ये. सो लेट्स ब्रेक दिस डाउन फॉर यू. नाउ फर्स्टली हम कुछ बेसिक्स पहले समझते हैं. पहली बार, ये तो सुप्रीम कोर्ट है, ये लोकपाल क्या है पहले लोकपाल देखते हैं, एंड देन विल कम बैक टू द आर्टिकल, राइट. सो लेट्स सी लोकपाल के बारे में. तो लोकपाल के बारे में क्विकली हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखते हैं. लोकपाल क्या होता है? लोकपाल का काम है मेनली चेक करना, इन्वेस्टिगेट करना अगर कुछ करप्शन हो रहा है. जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, राइट, जो गवर्नमेंट में हाई पोस्ट करते हैं, तो करप्शन ना हो, इसीलिए ये एक विजिलेंट काइंड ऑफ अ बॉडी है. ओके, ये कैसे बना था? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? द आंसर इज नो. ये एक एक्ट से बना था. अगर ये एक्ट से बनता है, देन व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी. तो ये एक लॉ से बना है. ये लॉ कब आया था? 2013 में ये पास हुआ था ये लॉ. 2013 में वी हैड द लॉ व्हिच इज द लोकपाल. तो सेंटर में होता है लोकपाल, और अगर स्टेट्स की बात करें तो उसमें होता है लोक आयुक्त. ठीक है, लोक आयुक्ता जो है इट इज इन द स्टेट्स, वेयर एज इन लोकपाल इज इन द सेंटर. बट अगर हम ये देखते हैं अबाउट इट, सो रिमेंबर इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ओम्बड्समैन. ओम्बड्समैन का मतलब क्या है? इट इज मेनली टू इन्वेस्टिगेट करता है करप्शन चार्जेस अगेंस्ट स्पेसिफिक पब्लिक ऑफिशियल्स. कैसे पब्लिक ऑफिशियल्स की अगर हम बात करें तो यहां पे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स, और कुछ ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, यानी जो ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, इनके खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन कर सकता है करप्शन से रिलेटेड. क्लियर? सो प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस, सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंस्टीट्यूशंस जो फुल्ली फंडेड है बाय द गवर्नमेंट, इस पे भी वो कार्रवाई चेक कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है. एंड फाइनली, अगर कोई एंटिटीज 10 लाख एनुअली मिलता है उनको फॉरेन डोनेशंस, राइट, कुछ एनजीओ ऐसी कुछ एंटिटीज होती हैं जो अगर उनको 10 लाख से ज्यादा मिलता है तो वो भी इनके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आते हैं. नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर आइडिया, ये पहली बार कौन से देश, कौन से कंट्री से लिया गया था? It was first created in Sweden. Now again a very important, ऐसे आपको facts, ऐसे आपको questions आ सकते हैं कि कौन से कंट्री में पहले ऐसे कोई ऑफिस हम देखते हैं. तो ये ओम्बड्समैन या ये लोकपाल ऑफिस देखते हैं हम स्वीडन में 1800s में. जिसके बाद हम देखते हैं बहुत लेट आया, 2013 में आया था, लेकिन इसका जो आइडिया है इट केम अक्रॉस इन इंडिया इन अबाउट 1963. पहली बार ये पार्लियामेंट में 1963 में ये फोकस में आया था. देन हम देखते हैं पहला स्टेट किसने ये लोक आयुक्ता क्रिएट किया है, दैट इज द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, तो ये भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू हैव अ लोक आयुक्ता, दैट इज द महाराष्ट्र स्टेट. और ये लोकपाल या सेंट्रल अफेयर्स के लिए अगर कोई ऑफिस होना चाहिए, ये फोरफ्रंट में आया था 2011 में, जब अन्ना हजारे, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, इन्होंने यहाँ पे हंगर स्ट्राइक रखा था बहुत बड़े दिल्ली में. वी सी ही क्रिएटेड दैट मूवमेंट फॉर द नीड ऑफ एंटी करप्शन, राइट. सो देयरफॉर 2011 में अन्ना हजारे मूवमेंट के कारण वी हैव द लोकपाल ऑफिस दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 2013 बाय पासिंग ऑफ द एक्ट. तो जुरिस्डिक्शन हमने देखा है. पावर हम देखते हैं अभी. द अथॉरिटी, इसके पास अथॉरिटी होती है टू मेनली अप्रूव द पब्लिक सर्वेंट्स प्रोसिक्यूशन इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट और रेलेवेंट अथॉरिटी. तो यानी इसके पास अथॉरिटी होगी, पावर होगी टू इन्वेस्टिगेट इन दिस मैटर्स, राइट. सो अगेन सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, सुपरवाइज करना, ये सब भी इसके अंडर आता है. पनिशमेंट जो है इट एनहांसेस द मैक्सिमम पनिशमेंट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. जो करप्शन चार्जेस से लेके एक सेपरेट एक्ट है जो किसी भी ऑफिस के लिए है, विच इज कॉल्ड एज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट.
पर यहाँ पे एक स्पेसिफिकली एक्ट बनाया है टू इंक्रीज और टू एनहांस द पनिशमेंट, बिकॉज ये जो ऑफिस है ये बहुत ही पावरफुल ऑफिसेज है, राइट? आप कुछ भी कर सकते हो, प्राइम मिनिस्टर, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे इनकी अकाउंटेबिलिटी सेट करने के लिए हमने एक सेपरेट लॉ बनाया जिसमें पनिशमेंट भी हमने इंक्रीज कर दिया। क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दैट, अपॉइंटमेंट कौन करता है इसका? अपॉइंटमेंट रिमेंबर इज डन मेनली बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है? शॉर्ट में याद रखते हैं कि प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है, बट जो किसके एडवाइस में करता है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर, जो वो नाम देते हैं उसको वहां पे अपॉइंट कौन करता है? हमारा प्रेसिडेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्ट्रक्चर कौन है, कितने मेंबर्स होते हैं? वी गॉट मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स, ठीक है? चेयरमैन प्लस मैक्सिमम ऑफ 8 मेंबर्स, और यहाँ पे 50% इस ग्रुपिंग में होता है जुडिशियल मेंबर्स, और बाकी के 50% इज फ्रॉम द अदर कम्युनिटीज लाइक SC, ST, women, minorities, यहां से 50% भी आता है। The total term of the office of the Lokpal is about 5 years और until the age of 70। ओके, तो एज ग्रुप है इसका 70 या टर्म है इसका 5 years, कौन सा भी जैसे कम है। पहले लोकपाल कौन रहे हैं? पहले लोकपाल रहे हैं पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष has been the first lokpal in the year 2019. Now again a question that is coming up for you is who is the current lokpal? अभी के लोकपाल कौन है? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। Okay, so now you understood the whole context of the lokpal. Now let's get back, ठीक है? अभी तक हमने देखा था जुरिस्डिक्शन जो है लोकपाल का, किसके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, किसके यहाँ पे करप्शन चार्जेस देख सकता है? प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, राइट? एंड ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी ऑफिसर्स। नाउ यहाँ पे इफ यू सी, जुडिशरी क्या आता है इसके अंदर? द आंसर इज नो, जुडिशरी नहीं आता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं आता है, उनके जजेस नहीं आते। बट लोकपाल का एक रिसेंटली ऑर्डर आया था। कब आया था? जनवरी 27 को एक ऑर्डर आया था कि अभी हाई कोर्ट के जजेस भी लोकपाल के जुरिस्डिक्शन के अंडर आएंगे। सो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर पे स्टे लगाया। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जो जुडिशरी है इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, राइट? ये जो बॉडी है ये इसके अंदर नहीं आना चाहिए। इसकी जो पावर है इन टर्म्स ऑफ द हाई कोर्ट जजेस, द इंटेग्रिटी, द इंडिपेंडेंस दैट विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड। तो इसीलिए हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बोला है कि ये स्टे है, यू कैन नॉट पास दिस ऑर्डर। हाई कोर्ट जजेस लोकपाल के अंडर नहीं आते हैं। Now let us understand why and for what basis did लोकपाल से कि हाई कोर्ट के जजेस हमारे अंडर आना चाहिए, जुरिस्डिक्शन में आना चाहिए, कि हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। So let's see why the high courts are getting it under the लोकपाल. So firstly हम देखते हैं, if you talk about a high court judge, okay, he can influence the lower court judges in the favor of a private company. Let's understand what does this mean. तो कोई एक प्राइवेट कंपनी है, अगर उसमें कुछ हम देखते हैं एक क्लाइंट होता है, ओके, हाई कोर्ट का कोई, you know, it has been a friend or he has been you know you can say has good relations with that company. यहाँ पे हम देखते हैं there could be some partialness is what लोकपाल से, ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये लोकपाल के you can say rational है या आर्ग्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा हम देखते हैं हाई कोर्ट जो है एक पब्लिक ऑफिस है, एक पब्लिक सर्वेंट्स ही है वो। सो लाइक प्राइम मिनिस्टर, लाइक मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, वो भी पब्लिक सर्वेंट्स, वो भी काम करते हैं फॉर द पब्लिक। तो वैसे ही हाई कोर्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज दैट अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट ऑफ 2013। इसके अलावा ये कहते हैं जो हाई कोर्ट है ये लॉ से बना है, ओके। आप देखोगे हाई कोर्ट का एक कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल भी तो है 214, है ना? तो आप कैसे कर सकते हो कि ये आर्टिकल, ये एक्ट से बना है? दैट इज बिकॉज हाई कोर्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक्ट से बना था, ठीक है? तो कौन से एक्ट्स हैं? जैसे इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट है 1861 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935। सो इफ यू सी हाई कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पहले से हुए,
जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तभी से ये हाई कोर्ट्स आए हैं. सो देयरफॉर यू सी ब्रिटिश एरा के लॉज हैं एंड देयरफॉर दे कैन पुट दिस अंडर द लोकपाल. ये भी कहता है जो 214 है ये बस रिकॉग्नाइज करता है, ये आर्टिकल तो दिया है पर ये बस रिकॉग्नाइज करता है विद रिगार्ड टू हाई कोर्ट्स, वेयर सुप्रीम कोर्ट जो है ये बना था संविधान आने के बाद, राइट. सो हम देखते हैं ये डायरेक्ट चाइल्ड है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट क्रिएशन है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं आएंगे, केवल हाई कोर्ट के जजेस लोकपाल के अंडर आएंगे. तो अभी क्या है, मामला क्या है, मामला यही है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस ऑर्डर पे जो लोकपाल ने दिया है उस पे स्टे लगाया जा रहा है एंड देन वी विल सी व्हाट विल हैपन इन द कमिंग टाइम्स. तो ये पूरा आर्टिकल हमने अच्छे तरीके से देखा है विद रिगार्ड टू लोकपाल. यू सी हाउ कॉम्प्लेक्स लगता है जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बट उसको छोटे छोटे पार्ट्स में अगर डिवाइड करो, समझोगे, रीड करोगे, यू विल फाइंड इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. Anyway, moving to the next article. अगला आर्टिकल है Microsoft unveils the chip for quantum computing. Okay? तो क्या है, ये कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट ने एक चिप बनाया है. उस चिप का नाम क्या है, उस चिप का नाम है Majorna 1. तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि what is the name of the quantum chip created by Microsoft. ठीक है. सो रिमेंबर Majorna 1 इस चिप का नाम है. अब ये चिप क्या काम करता है, द चिप विल हेल्प इन समथिंग नोन एज क्वांटम कंप्यूटिंग. अब ये क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, हमको तो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स पता है दैट हेल्प इन डूइंग एक्टिविटीज वेरी फास्ट, है ना, जो भी हमारे प्रोसेसेस है बहुत जल्दी होते हैं. ये क्वांटम कंप्यूटर्स जो है, ये ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स जो आप और मैं यूज करते हैं इससे भी काफी तेज होते हैं. जो कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ ऑपरेशंस जो आपके नॉर्मल कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर पाते हैं, दैट इज सॉल्व बाय क्वांटम कंप्यूटर्स. क्लियर. सो इट इज परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस विद इन सेकेंड्स. ओके, यहाँ पे क्लासिकल कंप्यूटर्स के कंपैरेटिवली हम देखते हैं दीज आर मोर मॉडर्न एंड दे कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट इन फील्ड्स लाइक मेडिसिन, केमिस्ट्री, एरोस्पेस, वेदर फोरकास्टिंग. बहुत सारे सेक्टर्स में इनका इस्तेमाल होता है. Now how is it that they perform so fast? The reason because of their fundamental unit. इस fundamental unit का नाम है qubits. ओके, क्यूबिट्स का फुल फॉर्म यहाँ पे है, मतलब इट्स क्वांटम यूनिट्स. ओके, क्वांटम यूनिट्स, द बेसिक क्वांटम यूनिट्स. सो एक फंडामेंटल यूनिट जो हम जैसे बिट्स या बाइट्स ऐसे बोलते हैं, इसमें यूज होता है क्यूबिट्स. लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है कि ये फास्ट जरूर है बट ये बहुत अनस्टेबल है. ये अनस्टेबल होने के कारण यहाँ पे एरर्स हो सकते हैं. तो इसीलिए जो माइक्रोसॉफ्ट का Majorna आया है, इट इज सेड कि ये लेस प्रोन फॉर एरर्स. रीजन भी यहाँ पे एक एक्सोटिक सब एटॉमिक पार्टिकल का इस्तेमाल हुआ है. ठीक है. व्हाई इज इट नॉट हैविंग सो मेनी एरर्स लाइक द अदर क्वांटम कंप्यूटर्स? इट इज बिकॉज इट हैज सम सब एटॉमिक पार्टिकल, एन एक्सोटिक सब एटॉमिक पार्टिकल जिसका नाम है Majorna fermion, जिसके कारण उसका जो नाम है, उस चिप का जो नाम है, इसको Majorna 1 कहते हैं. क्लियर. तो यही है, आपको याद रखना है इसके आर्टिकल में मेनली वन लाइनर्स एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं बेसिक. ओके, बिफोर आई प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ऑल्सो वुड लाइक टू पुट अ क्वेश्चन हियर. यहाँ पे आपको मुझे मेंशन करना है हु इज द फादर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग. क्वांटम कंप्यूटिंग, फादर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग कौन है? बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस फादर ऑफ एआई, तो यहाँ पे आपको याद रखना है फादर ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. ओके, तो अगला जो आर्टिकल है हमारा, इट इज विद रिगार्ड टू एन इंपॉर्टेंट ऑफिस व्हिच इज कॉल्ड एज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर. तो अभी प्रेजेंटली हु इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर? इट इज वी अनंत नागेश्वरन. तो यहाँ पे आप फोटो भी देख सकते हैं उनका, दैट इज वी अनंत नागेश्वरन. ओके, सो why are we discussing this article today? इनका जो टर्म है 3 साल का टर्म एक्सपायर होगा 2025 में, बट गवर्नमेंट ने और 2 साल इसको एक्सटेंड किया है, यानी कि मार्च 2027 तक इनका टर्म रहेगा. Now, he is a chief economic advisor. We will understand the importance of the chief economic advisor. वो क्या रोल प्ले करते हैं, बट उसके पहले आर्टिकल ये भी कहता है
कि ही वॉज ऑल्सो अ कैंडिडेट, इनका इंटरव्यू भी हुआ है फॉर द कैंडिडेट ऑफ डेप्यूटी आरबीआई गवर्नर। तो एक डेप्यूटी आरबीआई गवर्नर, उनका टर्म खत्म होगा, दैट इज माइकल पात्रा, तो उनको एक्चुअली रिप्लेस करने के लिए इनका भी इंटरव्यू लिया जा रहा है। बट बिकॉज नाउ ही इज गोइंग टू एक्सटेंड हिज टर्म एज अ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, he cannot be the deputy governor now, right? So this post is about the chief economic advisor. So let's see about this body. So it is an important government post in the ranks of the secretary. If you see, अगर हम देखते हैं, ये हेड करते हैं इकोनॉमिक डिवीजन जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का। किस मिनिस्ट्री के अंदर ये बॉडी आती है? डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका रोल क्या है? रोल है कि एडवाइस करना गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, विद रिगार्ड टू इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, सो इकोनॉमिक पॉलिसीज की एडवाइस गवर्नमेंट को देना, ये इस बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, या इस पर्सन का। इसके अलावा हम देखते हैं अ मेजर रोल दैट दिस बॉडी प्लेस इज टू प्रोड्यूस द इकोनॉमिक सर्वे। आपने देखा होगा बजट के पहले दिन हमने इकोनॉमिक सर्वे का थोड़ा डिस्कशन किया था, राइट? जनवरी 31 बजट आता है 1 फरवरी को, तो उसके पहले दिन एक डॉक्यूमेंट आता है कॉल्ड इकोनॉमिक सर्वे, जहां पे पूरा गवर्नमेंट या कंट्री का परफॉर्मेंस दिया जाता है, हाउ द कंट्री इज परफॉर्मिंग, कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है, फॉरकास्ट कि अगले साल कितना हमारा जीडीपी ग्रो होगा, कितना हमारा ग्रोथ होगा, ये सब इस डॉक्यूमेंट में दिया जाता है इन अबाउट 2 वॉल्यूम्स। तो इसका पूरा प्रेपरेशन कौन करता है? इट इज दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो किसके अंडर आता है? इस चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के अंडर। तो द वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट दिस बॉडी प्लेस इज फॉर्मिंग द इकोनॉमिक सर्वे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर है जे अंजारिया। जे अंजारिया, ही इज ऑल्सो ही हैज बीन द को-ऑथर ऑफ द इंडियन रूरल प्रॉब्लम एंड पहले कार्यकाल में, दैट इज इन 1956 टू 1961 दिस बॉडी ऑफिस वाज क्रिएटेड एंड वी नो द पहला जो इकोनॉमिक सर्वे है 1961 में आया था। एंड इफ यू टॉक अबाउट जे अंजारिया, दिस वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जहां पे ये इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं। सो दिस इज ऑल विद रिगार्ड टू द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है with regard to remission without application. What Supreme Court held and why? Now again, looks like a complex article, isn't it? But it is not. Let's again break it down to the simplest terms and understand कि article क्या कहता है. So firstly, I would like to highlight one term here. पहला word, remission. Remission का मतलब क्या है? Remission का मतलब है the power to reduce the period of a sentence for a person जो guilty है of a crime। मान लो किसी की सजा 14 साल है, 14 साल इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है, बट बिकॉज ऑफ हिज गुड बिहेवियर, बिकॉज ऑफ हिज रिहैबिलिटेशन होके वो कैसा इंसान बदल गया है, मान लो कि 12 साल में ही हमने उसको आजाद कर दिया। Okay, we have let him go. So we have reduced the period of a sentence. इसको कहते हैं remission. Clear? So now let's understand the whole concept कि exactly article क्या कह रहा है। आर्टिकल का रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। सो देयर हैज बीन अ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ओके इन 2013 ओके 2013 में है। यहाँ पे केसेस भी बताए थे 2013 में है और एक 2021 का भी केस है। यू डोंट नीड टू नो द नेम्स पर से, बट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस रूलिंग सेज। ये रूलिंग कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ओके जो स्टेट क्राइम्स करके इन्होंने कुछ क्राइम्स करके स्टेट के लॉज के खिलाफ, वी सी दैट स्टेट गवर्नमेंट्स को ऐसा रेमिशन देना चाहिए। ओके सो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, स्टेट्स को कंसिडर करना चाहिए प्रीमेच्योर रिलीज, यानी कि रेमिशन कंसिडर करना चाहिए ऑफ प्रिजनर्स इवन इफ दे डू नॉट अप्लाई फॉर रेमिशन। नाउ रेमिशन को अगर आपको यू वांट टू लीव द प्रिजन अर्ली, मतलब आपका अगर सेंटेंस 14 है, आपको 10 इयर्स में ही आपको छोड़ना है, या यू वांट टू गो, यू वांट टू बी फ्रीड, तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन देना होगा। ऑटोमेटिकली नहीं होता, राइट? सो आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा एंड देन वंस यू गिव द एप्लीकेशन टू द ऑफिसर्स देन यू कैन बी कंसिडर्ड फॉर रेमिशन।
बट सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर उसने एप्लीकेशन नहीं दिया फिर भी स्टेट्स को कंसिडर करना चाहिए उसको छोड़ने के लिए. So यहाँ पे what is the legal basis where we see this? The states have the power कि रेमिशन छोड़ने के लिए. It is the भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता जो पहले that is BNSS that we talk about and the CRPC. Right? We know the new criminal laws that came last year, जुलाई में आए थे. तो हम देखते हैं इस लॉज में ये दिया गया है कि स्टेट्स के पास ऐसा पावर है कि वो छोड़ सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, प्रीमेच्योर रिलीज कर सकते हैं ऐसे कैदियों को. But earlier judgments, if you talk about in 2013, earlier judgment ने कहा था कि नहीं, आपको यहाँ पे एक परमिशन की रिक्वायर्ड है, प्रिजनर का एप्लीकेशन की रिक्वायर्ड है, ये आप खुद से नहीं कर सकते हो. यानी मैं स्टेट गवर्नमेंट हूं, मैं खुद से यहाँ पे प्रिजनर को फ्री नहीं कर सकती हूँ, प्रिजनर ने एप्लीकेशन देना चाहिए. पर इसको ओवरटर्न करके 2021 में हम देखते हैं इट इज अलाउड कि खुद से आप सुओ मोटो यानी खुद से आप अलाउ करके यू कैन टेक द एप्लीकेशन एंड अलाउ द प्रिजनर्स फ्री. नाउ क्वेश्चन इज व्हाई. रीजन बीइंग हमारा जो प्रिजन है इट हैज बीन ओवरक्राउडेड. ठीक है, बहुत सारा यहाँ पे ओवरक्राउडिंग हो रहा है एंड इट इज सेड कितना ओवरक्राउडिंग 171.4%. नाउ दिस नंबर इज नॉट रॉन्ग, दिस इज नॉट अ टाइपो. हमारा जो प्रिजन का कैपेसिटी है इट्स अबाउट 4,36,266. दिस इज द एग्जैक्ट प्रिजन कैपेसिटी, कितने कैदियों को रख सकते हैं. बट हमारे प्रिजन्स में कितने यहाँ पे कैदी हैं? 5 लाख कैदी, 5,73,220. So you see that 4 लाख कैपेसिटी है, 5 लाख यहाँ पे रखा गया है. So that is why it is said it is about 131% हमारा कैपेसिटी ज्यादा है, ऑक्यूपेंसी रेट ज्यादा है. एंड ऑक्यूपेंसी रेट होने के ज्यादा होने के कारण वी सी दैट द कंडीशंस ऑफ द प्रिजनर्स लाइफ इज नॉट वेरी गुड. अगर आपने मूवीज देखी है विच इज रिलेटेड टू प्रिजन, ओके, यू विल सी द एक्सटेंट. ये तो हम बस मूवीज में देखते हैं, बट इन रियलिटी बिकॉज वी यूजुअली डोंट गो एंड चेक द प्रिजन, वी कैन ओनली इमेजिन कितना यहाँ पे इनका कंडीशंस कितना बुरा हुआ होगा, राइट? सो दैट इज व्हाई दिस इज अ वे टू लीड देम हैव अ ह्यूमन लाइफ. अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखते हैं प्रिजन जो है ये रिफॉर्म करने के लिए. आप किसी को प्रिजन बेचते हो ताकि वो अपना जिंदगी चेंज कर सके, राइट? वो अपने गलती मान के ही विल लीड टू मेक बेटर थिंग्स. सो वंस ही हैज अंडरगॉन दैट, आई थिंक इट इज वेरी वैलिड कि अगर उसने सजा काटी है, ही इज गिल्टी ऑफ द चार्जेस एंड ही इज ऑल्सो रेडी टू एक्नॉलेज इट एंड चेंज, then why not give him a second life, है ना? तो यहाँ पे इसीलिए this kind of scenario is very important. In fact कुछ offices जैसे कि हमको पता है there is also pardoning powers of the president and the governor. गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास भी ऐसे कुछ पावर्स हैं. कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161. ये पार्डनिंग पावर्स जो है it is given to the president under 72 and governor under 166. और ये जो पावर्स हैं स्टेट्स के सेपरेट है, ये खुद से वो कर सकते हैं, किसी को छोड़ सकते हैं, किसी की फांसी की सजा रुक सकते हैं. that is done by the president. So this is also some articles that you have to remember. Now let's understand with regard to this. आर्टिकल में ये कहता है कि स्टेट्स को भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि अलाउइंग दीज प्रिजनर्स टू बी फ्री बिफोर देयर टोटल टर्म इफ दे डिजर्व सो. तो स्टेट्स मस्ट क्रिएट अ पॉलिसी, अ रेमिशन पॉलिसी करना चाहिए. कौन कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है. और विद इन 2 months अगर आपके पास ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है तो 2 महीने के अंदर आपको ऐसा पॉलिसी बनाना पड़ेगा. क्लियर? और क्या क्या गाइडलाइंस दिया है, क्या क्या कंडीशंस है कि आप उसको छोड़ सकते हो, ये भी दिया गया है. कैसे गाइडलाइंस है कि कंसिडर द क्राइम मोटिव, बैकग्राउंड, पब्लिक सेफ्टी. तो उस जो कैदी है, जो प्रिजनर है, उसका बैकग्राउंड चेक करो. क्या उसने हमेशा ऐसे क्राइम्स किए? जैसे कि रिसेंटली एक केस आया था, अगर आपने पढ़ा होगा, दैट मैन हैज कमिटेड अ रेप. ठीक है, पता नहीं आफ्टर फ्यू इयर्स ही हैज बीन लेफ्ट. वो उसको जेल में दिया था, उसके बाद उसको वापस से छोड़ दिया गया. वापस से उसने एक स्पीच एंड यू कैन से स्पीच इम्पेयर्ड पर्सन, तो एक बच्ची माइनर का उसने वापस से रेप किया.
And in this case, he's done such multiple crimes, going in jail, coming out of jail. Don't know with what regard he was left out. उसको कैसे छोड़ दिया पता नहीं. But ये guidelines will ensure कि अगर उसने ऐसा background किया है, okay, then you cannot leave him. You cannot let him go in the society, right? Unless we have been very sure कि ऐसा वो crimes नहीं करेगा. So public safety, बैकग्राउंड, क्राइम मोटिव, ये सब आपको वेरीफाई, चेक करना पड़ेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट एंश्योर करना पड़ेगा उसका रिहैबिलिटेशन, ताकि वो फ्यूचर क्रिमिनल टेंडेंसीज उसके ना हो, ऐसा कोई क्राइम वापस से वो नहीं करेगा, राइट? सो ऑल ऑफ दैट ऑल्सो नीड्स टू बी चेक. दे हैव टू बी रीजनेबल व्हाइल गिविंग. ऐसा नहीं कि कुछ भी थोड़ा ऐसे चेंज मिला, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट आउट ऑफ इट. नो, यू हैव टू बी रीजनेबल इन दैट केस. यू कैन नॉट बी वेरी स्ट्रिक्ट, यू कैन नॉट बी वेग. ऐसा चेहरा पसंद नहीं आया तो मैंने रेमिशन नहीं किया, ऐसा नहीं कर सकते हो, राइट? सो ऑल ऑफ दैट एंड अलाउ फेयर प्रोसेसेस बिफोर कैंसिलेशन ऑफ रेमिशन. तो ये भी अगर आप कैंसिल भी करते हो, आप चेक करना चाहिए, फेयर चांसेस भी देना चाहिए. ये सब गाइडलाइंस दिया है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने. और इस रेमिशन के कारण हम देखते हैं, वी सी दैट द रिलीजेस दैट आर हैपनिंग, इट हैज बीन फ्रॉम 2,300 इट हैज गॉन अप टू 5,000. तो बहुत सारे कैदियों को अभी हम छोड़ रहे हैं, प्रीमेच्योर रिलीज कर रहे हैं. बट अगेन ऐसे ही रिलीज करके क्राइम्स बढ़ना नहीं चाहिए, तो ऐसे गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए, इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेज. Clear? So this is the whole article, very interesting article, remission without application. तो अभी without giving application, कैदी without prisoner giving in front, सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि स्टेट्स को सुयो मोटो यानी खुद से यहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए कि क्या ये कैदी को हम छोड़ सकते हैं, प्रीमेच्योर रिलीज कर सकते हैं या नहीं. All right, next article is another article. So another article, this is about 104 clause 2. So let's see what is this article all about. तो एक member of the parliament है, okay, from कदूर साहिब, okay, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, कदूर साहिब कॉन्स्टिट्यूएंसी के इस member of the parliament का नाम है अमृतपाल सिंह. Now अमृतपाल सिंह जो है जेल में है, but he is a member of the parliament. Okay, nothing to be shocked about, because आप यहाँ पे कंटेस्ट कर सकते हो इवन इफ यू आर इन द जेल. अगर कन्विक्शन नहीं हुआ है, यानी आपको यहाँ पे सजा ठहराया नहीं गया कि आपने ये सजा सबूत यहाँ पे यू हैव नॉट बीन गिवन पनिशमेंट आउट ऑफ इट, जब तक आप कन्विक्टेड नहीं हो यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस. अगर ये क्लॉज नहीं होता, देन यू कैन सी दैट जो रूलिंग पार्टी है पूरा ऑपोजिशन को जेल में लगाएगी, है ना? अगर पूरा ऑपोजिशन जेल में है तो कैसे वो कंटेस्ट कर पाएगी? सो दैट इज व्हाई कंटेस्टिंग विदाउट बीइंग कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम इज अलाउड. ओके, एज लॉन्ग एज आप गिल्टी नहीं हो यू कैन कंटेस्ट इलेक्शन. हाउएवर देयर इज वन मोर क्लॉज. अगर आप जेल में हो तो आप वोट नहीं कर सकते हो. तो ये भी एक क्लॉज है, इवन इफ यू आर इन द जेल यू कैन नॉट वोट. कि तो ये बस कुछ बैकग्राउंड नॉलेज है. लेट्स कम बैक टू दिस. ही इज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बट ही इज इन द जेल. कौन से जेल में है? डिब्रूगढ़ जेल में है ये. एंड कौन से चार्जेस पे? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर इनको डिटेन किया गया था. 2023 से ये जेल में है. अभी हाउ कैन यू अटेंड द सिटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट अगर आप जेल में हो, राइट? तो यहां पे एक एक्ट भी है which is called as one article which is called as 101 clause 4. इस आर्टिकल में क्या कहता है? इस आर्टिकल कहता है कि अगर एक एमपी एब्सेंट होता है 60 दिनों के लिए, 60 डेज के लिए एब्सेंट है इन द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, तो उसका जो सीट है वो वेकेंट होता है. दैट मीन्स वापस से बाई इलेक्शन हो सकते हैं. क्लियर? सो दिस इज व्हाट आर्टिकल 101 क्लॉज 4 सेज. अभी कितने 60 डेज मतलब कैसे काउंट होता है? यहाँ पे जो एक्चुअल सिटिंग्स होते हैं, जो एक्चुअल सेशंस होते हैं ना, उसको काउंट किया जाता है. तो अगर 60 सेशंस में आप प्रेजेंट नहीं है तो वो सीट वेकेंट हो सकती है. And again, prorogation and adjournment of more than 4 days is excluded. What does this mean? Prorogation का मतलब है a formal ending of a session. मतलब मान ले कि आज पूरे दिन क्लास थी,
वो खत्म हो गई, तो आज का एक दिन काउंट होता है, वो कंप्लीट जब होता है, राइट, दैट इज व्हाट इज कंसिडर्ड एज प्रोरोगेशन व्हेन इट एंड्स। व्हेयरएज अजर्नमेंट इज लाइक अ रिसेस पीरियड, टेम्पररी अगर कुछ दिन के लिए बंद होता है ना। सो दैट इज व्हाट, अगर बंद होता है, ओके, व्हेन देयर आर नो सिटिंग्स इन प्लेस, तो आप उसको काउंट नहीं करोगे। जब सेशंस होता है, जब क्लास होती है, बस उसको काउंट करो। क्लियर? तो ये कहता है मेनली 60 डेज का जो टाइमलाइन है, ये क्या बताता है ना। इवन 60 डेज के बाद हाउस यहाँ पे वोट करती है उसको वेकेंट, अगर सीट वेकेंट है या नहीं। सो वोटिंग भी होता है, ऐसे ही आप उसको वेकेंट नहीं कर सकते हो। सो इट इज दैट मोस्ट अनलाइकली कि हाउस में वोटिंग होगा और उस सीट को वेकेंट किया जाएगा। ये बहुत रेयर होगा। इनफैक्ट अभी तक क्या कोई ऐसा सीट वेकेंट हुआ है बिकॉज ऑफ नॉट कमिंग, नॉट बीइंग प्रेजेंट? The answer is no. अभी तक कोई भी ऐसा सीट वेकेंट नहीं हुआ है बिकॉज द पर्सन डिड नॉट कम। एंड अगर आप देखते हो बहुत सारे हमारे एक्टर्स होते हैं, है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, लाइक सचिन तेंदुलकर, ही हैज बीन अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर रह चुके। हाउ मेनी सेशंस हैव यू सीन हिम अटेंडिंग? Okay, so no again offense to any cricket fans here, I am just stating facts, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हम देखते हैं कि बहुत सारे मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट मिस करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इन्होंने भी, जो अगर आप देखते हैं, ही हैज आल्सो हैड ओनली 2% इफ यू टॉक अबाउट अमृतपाल सिंह। तो इनका अगर जो सेशन है, वी सी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 101, ये जरूर कहता है कि वो 60 डेज नहीं है तो वो उसका सीट वेकेंट होगा, बट इट इज मोर अनलाइकली टू डू सो, इज व्हाट वी आर सीइंग। बिकॉज देयर इज आल्सो वन मोर पर्सन कॉल्ड एज अतुल राय, 2023 में इनका भी बहुत कम था, बट however he has not had to vacate his seat. So this is all with regard to article 101. Let's understand the last article of the day. Last article of the day है with regard to Modi ji who is opening the Soul Conclave. ये Soul Conclave क्या है? Soul Conclave दिल्ली में हो रहा है. It's called the Soul Leadership Conclave. और ये पहला ऐसा conclave होगा जहाँ पे बहुत सारे leaders, youth आएंगे. ओके, सो यहाँ पे इट विल ब्रिंग टुगेदर लीडर्स अलग अलग फील्ड से, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, अपना सक्सेसेस जो है, फेलियर्स है, ये सब वो शेयर करें एंड हेल्प द यूथ, हेल्प द यंग लीडर्स फॉर अ वाइब्रेंट पब्लिक लाइफ इन वेरियस फील्ड्स. तो यहाँ पे ये इनॉग्रेट करने वाले हैं इस सेशन को, एंड वी सी दैट इट इज द फर्स्ट सेशन ऑफ एन अपकमिंग स्कूल ऑफ अल्टीमेट लर्निंग. इसीलिए इसका सोल है, सोल का फुल फॉर्म है स्कूल ऑफ अल्टीमेट लर्निंग, जो गांधीनगर में बेस्ड होगा, गांधीनगर में बेस्ड होगा. यहाँ पे जो चीफ गेस्ट है कौन से कंट्री से है? इट इज भूटान के प्राइम मिनिस्टर है हु इज दाशो शेरिंग तोग्बे. ये गेस्ट ऑफ ऑनर बनेंगे इस पर्टिकुलर इवेंट के. सो अगेन हैविंग मल्टीपल ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी देयर, एंटरप्रेन्योर्स होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे, एंड अगेन बेस्ट प्रैक्टिसेस, एक कंप्लीट सेटअप होगा. बहुत सारे यहाँ पे ऑफिशियल्स भी आएंगे, जैसे कि हमारे फॉर्मर CJI दैट इज DY चंद्रचूड, RBI गवर्नर, फॉर्मर RBI गवर्नर दैट इज शक्तिकांत दास, राइट. तो बहुत सारे यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट भी होगा, एंड दिस इज ऑफ कोर्स अ वेरी एनरिचिंग काइंड ऑफ अ कॉन्फ्रेंस. ओके, सो दैट इज ऑल विद रिगार्ड टू टुडेज आर्टिकल्स. आई होप you have understood whatever we've discussed today. Don't forget to watch the next video where we are going to be discussing about 20 GK questions based on these news articles. Thank you so much for watching.